नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पुस्तक कक्षा 5 की पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण से पाठ 1 को पढ़ाऊंगी। ये आपका पाठ 1 है, भाषा और व्याकरण। भाषा की इस पाठ में बताया जाएगा आपको कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर भाषा को परिष्कृत करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए व्याकरण का जो कमी महसूस हुई, व्याकरण कैसी है, कैसे करना है, वो इसके में बताया जाएगा। यहाँ दिए गए चित्र भाषा के विकास की कहानी कहते हैं। ये जो चित्र दिया गया है आदि मानव का चित्र है, जब हम इस संसार में आदि मानव का जन्म हुआ था। प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य इशारों से अपने विचारों को व्यक्त करता था। जब ये संसार की उत्पत्ति हुई थी तब मनुष्य के पास जो है कोई भाषा नहीं थी, तो अपने एक दूसरे के जो विचार थे वो किस तरह से वो व्यक्त करता होगा, कैसे समझता होगा, तो वो इशारे से समझता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। फिर धीरे धीरे जब वो संकेत जो है समझने लगा इशारे से, तो उसको उसने थोड़ा परिष्कृत किया और फिर वो पत्थरों पर, चट्टानों पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने लगा, आरंभ कर दिए उसने। उसके माध्यम से वो एक दूसरे के मन की स्थिति को समझने लगा था। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया। अब ये जब ये ऐसे लिखने लगा उस संकेत के माध्यम से, तो जब वो अपनी बात को कहने पे, अपने मन की बात को कहने के दूसरे तक पहुंचाने का थोड़ा सा उसे सरलता महसूस हुई। इसका प्रमाण हमारे इतिहास में और पत्थरों पर लिखे हुए सांकेतिक भाषा का मिलते हैं। जैसे जैसे गुफाओं में मिलते, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। जैसे कि जब आदि मानव ने आग का निर्माण कर लिया था, आग को के बारे में समझ लिया था, उसने पकाकर खाना खाने लग गया था, उसने ग्रो करना उसको आ गया था, क्रॉप्स को, मतलब कि फसल उगानी आ गई थी उसे। तो धीरे धीरे जब वो परिष्कृत हो रहता जा रहा था, उसका विकास होता जा रहा था, तो अब वो सिर्फ संकेत से काम नहीं चल रहा था कि पत्थर पे लिखा अपनी मन की बात। अब बहुत सारे उसके में भावनाएं आने लगी थी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी कि अब उसको वो कैसे सामने वाले को समझाए। उसको सिर्फ अब महसूस होने लगा था, अब उसकी कमी, भाषा की कमी महसूस होने लगी थी कि अपने विचारों को कैसे वो दूसरे को व्यक्त करे, कैसे उस दूसरे को समझाए। इसलिए उसको एक साधन की कमी महसूस महसूस हो रही थी, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। इसी के कमी के ही कारण वो भाषा का निर्माण हुआ। आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। अभी जो है, अब समाज में भाषा का बहुत महत्व है। आपको मालूम है कि बहुत तरह की भाषाएं आ गई है, और इसी प्रकार मानव ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी अपनी अपने भावों को, अपने सुख दुख को, अपने जो मन में जो बातें चलती हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं, जो व्यक्त करते हैं अपने सामने वाले पशु पक्षी से, वो भी कुछ ना कुछ भाषा ही होती है जो कि मानव समाज से अलग होती है। वे अपनी एक दूसरे की भाषाएं समझ लेते हैं, हम उनकी भाषाएं शायद नहीं समझ पाएंगे। वे विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब वो कोई जो है पक्षी किसी तरह से बोलता है, कोई पक्षी किसी तरह से बोलता है। वो पक्षी, उस पक्षी की भाषाएं जो है वो उन्हीं भाषाओं के द्वारा एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। अभी पशु पक्षी अभी भी सांकेतिक और एक ही तरह की आवाज़ निकाल कर अपनी भाषा समझा लेते हैं, लेकिन मनुष्य ने एक ऐसा प्राणी है जिसने की भाषा की रचना की, और भाषा एक ही प्रकार की नहीं, उसने बहुत सारी भाषाओं को जन्म भी दिया। जैसे कि आपको पता ही है, अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए जगह जगह की जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं ही होती हैं। ये आपको पता ही है। जैसे भाषा के रूप, विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दी। अब आपको पता ही है कि अगर जो है मानसी ने भाषण दिया होगा तो कैसे भाषण दिया होगा। भाषण तो बोलकर दिया जाता है, तो इस प्रसंग में मानसी ने बोलकर अपनी भाषा, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, और अध्यापिका तथा छात्र छात्राओं ने सुनकर उसे बधाई दी। अब जब कोई भाषण देगा तो कैसे देगा, बोलकर देगी, बोलकर देगा। अब उसकी जो मन की बात है, जो भाषण के द्वारा उसने दूसरों को समझाई, वो किस तरह समझाई, बोल करके, और उसे बधाई
क्या कैसे मिली? जो लोगों ने उसको सुना, जो उसने बोला लोगों ने सुना और समझा भी, फिर उसे बधाई दी। रूप कहलाता है, ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसको जो है लिखित नहीं है, ना कहीं संकेत है, इसको उसने बोल करके बताया है, तो इस भाषा को क्या बोलेंगे? मौखिक रूप, मौखिक भाषा। घर पहुंचकर मानसी ने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया। पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर मानसी को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। अब जब जो वो भाषण दे करके आई थी, वो उसने बोल करके भाषण दिया था, अब उसको अपनी सखी को अब वही भाषण बताना था, क्योंकि वो सखी वहां पर उसके साथ नहीं रहती थी, वो दूसरे जगह रहती थी, दूसरे शहर में रहती थी, तो उसको वो कैसे बताएगी? उसको अभी तो खैर मोबाइल वगैरह आ गया है, आप मोबाइल से बता सकते हैं, बोलकर बता सकते हैं, लेकिन उस टाइम जब ये बात हो रही है, तो उस टाइम की बात हो रही है जब मोबाइल नहीं चले थे, तो उस टाइम हम चिट्ठी पत्री चलता था, तो पत्र लिख करके अपनी बात को दूसरों तक बताया जाता था। तो उसने भी वो पत्र लिख करके अपने सारे वृत्तांत को, जो उसने भाषण दिया था, अपनी सहेली को बताया। और तो उसने भी उसको फिर जो मानसी ने पत्र लिखकर उसको भी बधाई कैसे दी? पत्र लिखकर दी। तो इसको ये क्या हो गया? भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। तो ये हो गई लिखित भाषा। इस तरह भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। बोलना और सुनना, ये कौन सा हो गया? भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हो गए। लिखना तो आप कुछ ना लिखोगे, और पढ़ोगे कैसे? कुछ लिखा होगा तभी आप पढ़ोगे, तो ये भाषा के लिखित रूप हो गए। बोली भाषा का एक और मौखिक रूप है, बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वजिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसमें कोई भी सब हो जाती है बोली। जैसे कहते हैं कि उस क्षेत्र की बोली क्या है, तो हरियाणवी। हरियाणा में कैसे लोग बोलते हैं? हरियाणवी। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। वहां पर कैसे बोलते हैं? बिहार वगैरह में तो कहेंगे भोजपुरी। तो वहां की ये जो है, यह क्षेत्रीय भाषाएं यूँ हो गई, क्षेत्रीय जो है भाषा हो गई। वहां पर हम उसको बोलेंगे भोजपुरी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो है, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं की मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। वे 4 बोलियां हैं जो अब भाषा के रूप में मान्य। इस प्रकार है बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं होंगी। पहले कितनी भाषाएं थी भारत में? पहले 18 भाषाएं थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। तो अब हो गई है 22 भाषाएं प्रचलित है। 22 भाषाएं। अब ये कौन कौन सी है, ये आपको याद करना होगा: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं हो गई जो कि इस भारत में प्रचलित हैं। ये पहले 18 थी, बाद में 22 हो गई। आशा करती हूँ कि आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। जहाँ पर जो बात ना समझ में आई हो, आप मुझसे पूछकर या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और आगे के लिए कल, और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।